आज की यह खबर सिर्फ एक देश की नहीं है, यह खबर है पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता की, यह खबर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, और यह खबर है उन फैसलों की जिनका असर सीधे भारत की सुरक्षा, कूटनीति और भविष्य पर पड़ सकता है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह आपको शायद टीवी डिबेट्स में चिल्लाकर नहीं बताया गया होगा, लेकिन सच्चाई अक्सर शोर में नहीं बल्कि शांति में छिपी होती है। आज भारत को एक ऐसा अल्टीमेटम मिला है जो दिखने में भले ही एक छात्र संगठन की मांग लगे, लेकिन इसके पीछे की परतें बहुत गहरी और बहुत खतरनाक हैं। दरअसल भारत को 24 दिनों का एक अल्टीमेटम दिया गया है। ये कोई साधारण चेतावनी नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है और ये कोई भावनात्मक बयान भी नहीं है। ये एक तय समय सीमा है जिसके भीतर अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक घसीटने की बात कही जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत जैसे बड़े और संप्रभु देश को यह धमकी कौन दे रहा है? कोई सरकार, कोई वैश्विक ताकत या कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन? नहीं दोस्तों, ये अल्टीमेटम आया है बांग्लादेश के एक छात्र संगठन की ओर से, और यहीं से ये कहानी और भी गंभीर हो जाती है। बांग्लादेश, जो कभी भारत का करीबी दोस्त माना जाता था, जिसके साथ हमारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक साझेदारी रही है, आज वहीं से भारत विरोधी नारे लग रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में जिस तरह का माहौल बना है वह सामान्य नहीं कहा जा सकता। भारतीयों को बाहर निकालो, उनकी नौकरियां छीन लो, उनके वर्क परमिट रद्द कर दो, ऐसे नारे अब खुलेआम सुनाई दे रहे हैं। ये सब अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे एक पूरी श्रृंखला है, एक सोच है और एक रणनीति है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है बांग्लादेश के एक चर्चित छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या से। हादी बांग्लादेश के एक छात्र संगठन इनकलाब मंच के प्रवक्ता थे। उनकी हत्या के बाद बांग्लादेश में हालात तेजी से बिगड़े। छात्र सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन शुरू हो गए और गुस्सा धीरे धीरे भारत विरोध की दिशा में मोड़ा जाने लगा। यही वह मोड़ था जहां एक आंतरिक घटना को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की तैयारी शुरू हुई। 28 दिसंबर 2025 की रात को इनकलाब मंच के महासचिव अब्दुल्ला अल जाबिर ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने 4 बड़ी मांगे रखी। पहली मांग थी कि हत्या के आरोपियों को 24 दिनों के भीतर गिरफ्तार कर सजा दी जाए। ये मांग पहली नजर में जायज लग सकती है, लेकिन दूसरी मांग ने पूरे मामले को अलग दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो सबसे पहले वहां काम कर रहे भारतीयों को बाहर निकालना होगा, उनकी नौकरियां बांग्लादेशियों को देनी होंगी। यानी एक पूरी कौम को बलि का बकरा बना दिया गया। तीसरी मांग और भी गंभीर थी। इसमें सीधे भारत को धमकी दी गई। कहा गया कि अगर भारत सरकार ने हत्या के आरोपियों को बांग्लादेश को नहीं सौंपा, अगर भारत ने सहयोग नहीं किया तो भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाया जाएगा। अब जरा सोचिए, एक छात्र संगठन एक पूरे देश को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाने की बात कर रहा है। ये केवल भावनात्मक उबाल नहीं है, ये राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। चौथी मांग में बांग्लादेश की सत्तारूढ़ आवामी लीग और खुफिया एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ बांग्लादेश में भारतीयों को निकालने की मांग हो रही है और दूसरी तरफ भारत में जब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ पर सवाल उठते हैं तो मानवाधिकार और अल्पसंख्यक का तर्क सामने आ जाता है। यही दोहरा मापदंड इस पूरे विवाद को और जटिल बनाता है। अब सवाल उठता है कि ये 24 दिन का अल्टीमेटम कितना गंभीर है? इसका जवाब है बहुत गंभीर। इनकलाब मंच ने साफ कह दिया है कि जनवरी 2026 के मध्य तक अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरे बांग्लादेश में देशव्यापी हड़ताल होगी। यह सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे भारत विरोधी आंदोलन का रूप दिया जाएगा। पूर्व भारतीय राजनयिक अनिल त्रिगुणायत ने इस मांग को सीधी सी बात में मूर्खता करार दिया है। उनका कहना है कि यह मांग न तो आर्थिक रूप से व्यवहारिक है और न ही कूटनीतिक रूप से समझदारी भरी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसकी अगुवाई मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, इस पूरे मामले पर चुप है। न कोई बयान, न कोई सफाई और न कोई स्पष्ट रुख। ये चुप्पी ही सबसे बड़ा सवाल बन गई है। क्या सरकार दबाव में है? क्या समय खींचा जा रहा है? या फिर यह चुप्पी किसी बड़ी योजना का हिस्सा है?
इसी बीच 1 जनवरी 2026 को एक और बेहद संवेदनशील घटना हुई जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हर साल 1 जनवरी को एक गोपनीय सूची का आदान प्रदान होता है। इस सूची में दोनों देशों के परमाणु केंद्रों की पूरी जानकारी होती है। यह परंपरा 1988 में शुरू हुई थी जब राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच यह समझौता हुआ था। इसका मकसद है यह सुनिश्चित करना कि किसी भी हालात में परमाणु ठिकानों पर हमला न हो। यह जानकारी आम जनता के लिए नहीं होती, सिर्फ शीर्ष अधिकारी ही इसे देखते हैं। चाहे सीमा पर कितना भी तनाव हो, लेकिन परमाणु मामलों में दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हैं। यह समझौता बताता है कि कुछ फैसले राजनीति से ऊपर होते हैं, क्योंकि एक गलती लाखों जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। अब तीसरी बड़ी खबर चीन से जुड़ी है। चीन ने चांदी के निर्यात पर भारी रोक लगाने का ऐलान किया है। 2026 से चीन से चांदी का निर्यात लगभग बंद हो जाएगा। आधुनिक दुनिया में चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है। ये मिसाइल सिस्टम, रडार, सैटेलाइट, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर और न्यूक्लियर तकनीक की रीढ़ है। दुनिया की 60% से ज्यादा शुद्ध चांदी चीन से आती है।